हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीमोडायलिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डायलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायलिसिस टू टाइप्स की होती है, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। तो इस लेक्चर में हम हीमोडायलिसिस डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डायलिसिस देख लेते हैं क्या होता है। डायलिसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि आर्टिफिशियल किडनी की तरह एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है आर्टिफिशियल किडनी की तरह, कि जब किसी पर्सन की जो किडनीज हैं वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, दे आर अनेबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। लाइक किडनीज का फंक्शन क्या है? किडनीज का फंक्शन है कि ब्लड में से जो भी वेस्ट है उसको रिमूव करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करना। तो ये जब फंक्शन किडनीज परफॉर्म नहीं कर पाती, वो फेल हो जाती हैं, जैसे कि एंड स्टेज रीनल फेलियर में, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में, या फिर समटाइम्स टेम्पररी टाइम के लिए भी डायलिसिस करनी पड़ती है, जैसे कि एक्यूट रीनल फेलियर है उसमें भी करनी पड़ती है, कोई टॉक्सिसिटी हो गई है ब्लड में तो भी करनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि किडनीज की तरह डायलिसिस एक्ट करता है। डायलिसिस क्या करता है? डायलिसिस में ब्लड को फिल्टर किया जाता है, ब्लड में से जो एक्सेस वेस्ट है, एक्सेस वाटर है, उसको रिमूव किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। हीमोडायलिसिस का क्या मतलब है? हीमो मीन्स ब्लड एंड डायलिसिस मीन्स वो प्रोसीजर जिसमें हम ब्लड में से एक्सेस वेस्ट और एक्सेस वाटर को रिमूव कर रहे हैं। तो हीमोडायलिसिस क्या है? हीमोडायलिसिस इज अ मेडिकल प्रोसीजर यूज्ड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में या फिर टॉक्सिन्स हैं, ये क्या है? जैसे कि क्रेटिनिन है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, यूरिक एसिड। तो ये क्या है? यूरेमिक वेस्ट भी इनको बोला जाता है। तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका वेस्ट है ये। तो उसका वेस्ट क्या है? ब्लड में एक्यूमुलेट होने लग जाता है और इस वेस्ट को रिमूव कौन करता है? किडनीज करती है। लेकिन अगर किडनीज ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही तो हम डायलिसिस करते हैं। तो डायलिसिस में ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है, प्लस एक्सेस फ्लूइड को ब्लड से रिमूव किया जाता है। When the kidneys are no longer able to perform these function adequately, जब किडनीज एडिक्वेटली ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो हम डायलिसिस परफॉर्म करते हैं। और हीमोडायलिसिस में हम क्या यूज करते हैं? थ्रू एन एक्सटर्नल फिल्टर। एक एक्सटर्नल फिल्टर या फिर जिसको हम बोल सकते हैं एक मशीन के थ्रू हम हीमोडायलिसिस करते हैं। और वो मशीन कैसे एक्ट करती है? आर्टिफिशियल किडनीज की तरह। और वो आर्टिफिशियल किडनी क्या कर रहा है? ब्लड को फिल्टर कर रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायलाइजर। तो ये प्रोसीजर क्या है? ये डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस है। मीन्स ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं और किसके थ्रू? एक मशीन के तरह, एक मशीन के थ्रू। और इस मशीन का क्या नाम है? डायलाइजर इसका नाम है। और इस डायलाइजर में क्या होता है? इसमें क्या होती है? बहुत सारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती है, बहुत सारे फिल्टर्स इसमें होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस डायलाइजर में क्या है? एक स्पेशल मेम्ब्रेन है जिसको सेमी परमिएबल, सेमी का मतलब है हाफ। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये अपनी मेम्ब्रेन से ब्लड में से सारी चीजों को पास नहीं होने देती। कुछ चीज़ों को पास होने देती है, कुछ को नहीं। कौन सी चीज़ों को पास होने देती है? जैसे कि जो भी वेस्ट है उसको पास होने देती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को पास होने देती है, फ्लूइड को, जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको पास होने देती है। लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स, वो इससे पास नहीं होते, वो ब्लड में ही रहते हैं। तो ओवरऑल हीमोडायलिसिस में हम क्या करते हैं? ब्लड को एक मशीन में डालते हैं। पहले ब्लड लेते हैं बॉडी से और उस ब्लड को डायलाइजर में डालते हैं। डायलाइजर के थ्रू वो ब्लड क्या होता है? फिल्टर होता है। वो ब्लड फिल्टर क्यों हो रहा है? क्योंकि डायलाइजर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये फिल्टर होकर ब्लड वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। तो ये एक सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है हीमोडायलिसिस की। तो ये एक एक्सटर्नल प्रोसीजर है, वेयर एज पेरिटोनियल डायलिसिस डिफरेंट होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज टिपिकली यूज इन केसेस ऑफ एंड स्टेज रीनल फेलियर में यूज किया जाता है, ये सीवियर किडनी डिसफंक्शन में यूज किया जाता है हीमोडायलिसिस, और कैन बी परफॉर्म्ड एट हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल में परफॉर्म किया जाता है या फिर डायलिसिस सेंटर। और एक स्पेशल बात, ये घर पर भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन आप यूजुअली ऐसा नहीं देखेंगे कि ये घर पर परफॉर्म किया जा रहा है। ये जो भी मेट्रो सिटीज़ हैं या फिर बड़ी सिटीज़ हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, कई जगह पर ये घर पर भी परफॉर्म किया जा रहा है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी डायलिसिस परफॉर्म कर रहा है, मीन्स वो कौन होगा?
खुद से पेशेंट या फिर उसका पार्टनर, दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है एंड घर पर जो भी डायलाइजर जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो ये इतना कॉमन नहीं है, रेयर है, बट येस डायलिसिस जो हीमोडायलिसिस है ये घर पर भी परफॉर्म होती है विद प्रॉपर ट्रेनिंग, तो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। बाकी ये अभी यूजुअली आप कहाँ पर देखोगे, या तो हॉस्पिटल में परफॉर्म की जा रही है या फिर डायलिसिस सेंटर पर हीमोडायलिसिस परफॉर्म की जा रही है। पेरिटोनियल डायलिसिस कॉमन है, वो आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हीमोडायलिसिस भी अगर आपसे पूछा जाए तो हाँ ये भी घर पर परफॉर्म हो सकती है, खुद से पेशेंट परफॉर्म कर सकता है और साथ में उसके पार्टनर को ट्रेनिंग दी जाती है, जो भी उसका पार्टनर होगा, चाहे वो मदर है, फादर है, एनी वाइफ है अगर, तो उसको या फिर हस्बैंड, तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इसके लिए एंड देन इक्विपमेंट्स जो है घर पर सेट किए जाते हैं। उसके बाद ये कितनी बार होता है, ये वीक में 3 बार होता है, तो 3 टाइम्स अ वीक ये होता है। तो डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन शेड्यूल, जो भी उसका शेड्यूल होगा, जैसे भी उसको सेट होगा, तो ऑल्टरनेट डेज पर वो सेट कर सकते हैं। एंड ये जो सेशन होता है ये एक सेशन 3 to 4 आवर्स का होता है। तो लाइक आज मंडे करवाया है तो मंडे को 3 to 4 आवर्स का एक सेशन होगा एंड देन जो नेक्स्ट डे होगा देन 3 to 4 आवर्स का दोबारा सेशन होगा। तो ऐसा 3 बार ये मिनिमम वीक में होता है। नाउ इसकी इंडिकेशंस क्या है, एक तो हमें पता चली क्या, क्रॉनिक किडनी डिसीज सीकेडी, जब क्या हो, एंड स्टेज रीनल फेलियर हो। एंड स्टेज रीनल फेलियर मींस जो जीएफआर है वो 5% से भी कम है, ओनली 10 to 20% किडनी फंक्शन रह गया है, तो उस टाइम पर क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। उसके बाद एकेआई, एक्यूट किडनी इंजरी या फिर एक्यूट रीनल फेलियर जिसको बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी में जब क्या हो, वो बहुत सीवियर हो एकेआई या फिर वो अनरिस्पॉन्सिव हो दूसरे ट्रीटमेंट से। तो एक्यूट कंडीशन में जब एक्यूट किडनी फेलियर हो रहा है, एक्यूट किडनी इंजरी, उस टाइम पर भी यूज करते हैं जब किडनी की कंडीशन क्या हो, सीवियर हो, तो थोड़े टाइम के लिए इसको यूज कर सकते हैं एंड देन जब पेशेंट रिकवर हो जाता है देन किडनीज अपना जो फंक्शन है, जब वो किडनीज रिकवर हो जाती है तो वो दोबारा से फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती हैं। उसके बाद सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है अगर, जैसे कि हाइपरकैलेमिया, अगर पोटेशियम का लेवल ब्लड में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ऐसा कब होता है, यूजुअली किडनी डिसीज में, अगर किडनीज फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, क्योंकि किडनीज क्या है, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाती। उसके बाद क्या होता है, ओवरलोड ऑफ फ्लूइड, अगर बहुत ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड है जिसके कारण एडिमा हो रहा है बॉडी में और हार्ट फेलियर हो रहा है जो कि दूसरे ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तब भी क्या कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं। ये अगेन किडनी के पेशेंट्स में जब एडिमा होता है, फ्लूइड जो है रिमूव नहीं होता, तो डायलिसिस के थ्रू किया जाता है। सर्टेन टॉक्सिन्स, जब टॉक्सिसिटी हो जाती है ब्लड में, जैसे कि कॉमनली क्या है, लिथियम टॉक्सिसिटी, लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए यूज किया जाता है ये मेडिसिन, जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में तो भी डायलिसिस करते हैं एंड लिथियम को रिमूव किया जाता है ब्लड से। देन इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है, ये एंटी फ्रीजर होता है, जैसे कि व्हीकल्स में ये यूज होता है, तो इसकी भी अगर इसको इंजेस्ट हो जाए या इनहेल हो जाए तो ये भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। उसके बाद आते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब देखो, जो किडनीज जब फंक्शन नहीं कर रही तो जो डायलिसिस है वो ऑलमोस्ट किडनीज जैसा फंक्शन करता है, लेकिन सारे फंक्शन नहीं करता कि वो किडनीज की जगह नहीं ले सकता। तो किडनीज जो आर्टिफिशियल जो किडनीज है दैट इज डायलाइजर, वो क्या क्या कर सकता है, वेस्ट को रिमूव कर सकता है ब्लड से, जो भी एक्सेसिव वेस्ट होगा, वेस्ट में क्या आएगा, जो भी यूरेमिक वेस्ट है जैसे कि यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इन सबको रिमूव करेगा। उसके बाद टॉक्सिन्स, अगेन ये वेस्ट है, एंड एक्सेस फ्लूइड, जो भी एक्सेस फ्लूइड होगा बॉडी में उसको भी रिमूव करेगा डायलिसिस के थ्रू। देन उसके बाद बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर देगा। क्यों, अगर सपोज पोटेशियम का लेवल, सोडियम का लेवल अगर हाई है तो उसको क्या करेगा, ये लो कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स भी क्या होंगे, वॉश आउट हो जाएंगे ड्यूरिंग डायलिसिस। तो हाई पोटेशियम लेवल यूजुअली हो जाता है या फिर हाई सोडियम लेवल अगर किडनीज फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही तो ये बैलेंस करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को भी। उसके बाद इंप्रूव सिम्टम्स लाइक फटीग, स्वेटिंग एंड ब्रेथलेसनेस। क्यों, क्योंकि जब भी किडनीज अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो एक्सेस फ्लूइड बॉडी में बिल्डअप होने लग जाता है, प्लस साथ में ही वेस्ट बॉडी में बिल्डअप होने लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, थकावट होती है, फटीग, एडिमा हो जाता है बॉडी में, स्वेलिंग और ब्रेथलेसनेस कोज होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हेल्प रेगुलेट ब्लड प्रेशर। ऑफ कोर्स जब एडिमा
ठीक हो जाएगा, जब फ्लूइड रिमूव हो जाएगा बॉडी से डायलिसिस के थ्रू, तो जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट हो जाएगा, क्योंकि फ्लूइड के बिल्डअप के कारण या फिर सोडियम के बिल्डअप के कारण क्या हो रहा है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्या होगा, डायलिसिस से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि एक्सेस फ्लूइड बॉडी से रिमूव हो जाएगा। आगे हम इसके कॉम्प्लिकेशंस भी पढ़ेंगे डायलिसिस की क्या है। तो उसमें क्या है, कई बार क्या होता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो चला जाता है, तो हाइपोटेंशन इसकी कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद आता है व्हाट हीमोडायलिसिस डजंट डू। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि हीमोडायलिसिस में क्या नहीं होता, कि जो डायलाइजर है वो क्या नहीं कर सकता। ये सब तो कर सकता है, ये ऑलमोस्ट किडनीज के फंक्शन है, लेकिन सारे के सारे नहीं, प्रॉपर किडनीज की तरह ये वर्क नहीं करता। जैसे कि किडनी का और क्या फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन है ना किडनीज का। क्या है एंडोक्राइन फंक्शन किडनी का, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन किडनीज प्रोड्यूस करती है। तो एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, रेड ब्लड सेल्स की। लेकिन जो डायलाइजर है ये तो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये क्या है, बाहर से फिर देना पड़ेगा। तो डायलिसिस के दौरान एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस नहीं होता। दूसरी चीज क्या है, किडनीज विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, तो विटामिन डी भी डायलिसिस के दौरान एक्टिवेट नहीं होता। तो ये सभी चीजें बाहर से सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, लाइक एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन, विटामिन डी, ये डायलिसिस से ये नहीं होता। उसके बाद रीस्टोर नॉर्मल किडनी फंक्शन, डायलिसिस नॉर्मल किडनी फंक्शन को भी रिस्टोर नहीं करता। जो एक बार डैमेज हो गया किडनी में वो हो गया, दोबारा से ठीक नहीं होगा। डायलिसिस जस्ट किडनीज की तरह एक्ट करेगा, वो आपको बार बार करवाना पड़ेगा 3 टाइम्स अ वीक, और उससे क्या होगा, जस्ट वेस्ट इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस होंगे और एक्सेस जो फ्लूइड है वो रिमूव होगा, बाकी चीजें नहीं रिस्टोर होंगी। तो ये लॉन्ग टर्म है, ये लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं मिलता। अगर लॉन्ग टर्म कंडीशन है, सपोज शॉर्ट टाइम के लिए अगर डायलिसिस कर रहे हैं तो जब तक रिकवर हो गई किडनीज हो गई, लेकिन जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिसीज या फिर एंड स्टेज रीनल फेलियर, उसमें किडनीज रिकवर नहीं होती, तो पेशेंट किसका वेट कर रहा होता है, ट्रांसप्लांट का वेट कर रहा होता है, किडनी ट्रांसप्लांट का। तो तब तक डायलिसिस होगी जब तक उसको किडनी ट्रांसप्लांट नहीं मिलेगा। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर है, ये किडनीज की तरह एक्ट करता है लेकिन किडनीज की जगह नहीं ले सकता। उसके बाद आता है वास्कुलर एक्सेस। नाउ जब भी हीमोडायलिसिस करते हैं तो एक्सेस बनाया जाता है, वेसल्स में रास्ता बनाया जाता है, वेसल में साइट बनाई जाती है ब्लड वेसल में, जिसके थ्रू ब्लड लिया जाना है और देन डायलाइजर में जाना है एंड देन ब्लड वापस आना है फिल्टर होकर और बॉडी में जाना है। तो ये 3 टाइप का होता है वेस्कुलर एक्सेस, एवी फिस्टुला, एवी ग्राफ्ट एंड कैथेटर। तो ये मैंने बहुत डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जो एवी फिस्टुला है ये मोस्ट प्रेफर्ड होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलता है, प्लस साथ में इन्फेक्शन के रिस्क और क्लोटिंग के रिस्क कम रहते हैं। तो एवी फिस्टुला में क्या करते हैं कि जो आर्टरी है उसको वेन, बिग आर्टरी को बिग वेन के साथ एनास्ट्रोमोसिस किया जाता है, मीन्स जॉइन या फिर कनेक्ट किया जाता है, एक एबनॉर्मल कनेक्शन बनाया जाता है जिससे आर्टरी का ब्लड जो है वेन में जाता है और वेन क्या होती है धीरे धीरे साइज में बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, जिससे इजिली, सपोज दिस इज डायलाइजर, तो जो ब्लड लिया जाएगा वो कहाँ से लिया जाएगा, आर्टरी से। यहाँ एक नीडल इंसर्ट की जाएगी एंड यहाँ से ब्लड जाएगा डायलाइजर में, देन फिल्टर होकर ब्लड कहाँ आएगा, वेन में वापस आएगा। तो फिल्टर होकर जो ब्लड आता है वो वेन में भेजा जाता है, वेन से देन सर्कुलेशन में चला जाता है। अब ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड फ्लो का जो रेट है डायलाइजर से ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये जो वेन्स और आर्टरीज हैं ये इनको हैंडल कर पाए, इसलिए इनको एवी फिस्टुला बनाया जाता है। प्लस बार बार नीडल पंचर, बार बार नीडल से पंचर करेंगे वेन और आर्टरी को, तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है वेन्स को, ताकि ये उस ब्लड फ्लो को हैंडल कर सके। अगेन मोर डिटेल में अगर आपको इनको देखना है वास्कुलर एक्सेस को तो आप प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं। उसके बाद एवी ग्राफ्ट। एवी ग्राफ्ट क्या होता है कि आर्टरी को वेन के साथ कनेक्ट किया जाता है, लेकिन किसके थ्रू, एक ग्राफ्ट के थ्रू। तो ये आप देख रहे हैं लूप्ड ग्राफ्ट, तो ये सिंथेटिक ग्राफ्ट होता है, आर्टिफिशियल मटेरियल का बना हुआ, और इसके थ्रू आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर देते हैं जब एवी फिस्टुला पॉसिबल नहीं है। एवी का मतलब क्या है, आर्टीरियो वेनस, मीन्स आर्टरी और वेन को कनेक्ट करना। अब सबसे प्रेफर्ड ये है, ये नहीं बना तो ये है, इसका भी ड्यूरेशन थोड़ा कम रहता है एवी फिस्टुला से। एंड देन आते हैं कैथेटर। कैथेटर क्या है, सेंट्रल कैथेटर, जो कि या फिर हीमोडायलिसिस कैथेटर, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है। इसमें 2 तरह के होते हैं, टेम्पररी भी होता है, परमानेंट भी होता है। परमानेंट थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए चल जाता है। एंड ये है कैथेटर। तो ये जो बड़ी वेन्स हैं जैसे कि इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन, फीमोरल वेन, वहाँ पर इसको इंसर्ट किया जाता है। तो ये तीनों तरीके से हम ब्लड को ले सकते हैं एंड देन फिल्टर करके वापस डाल देते हैं।
उसके बाद ये है एक ओवरव्यू, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ कि हीमोडायलिसिस कैसे होता है। तो सबसे पहले ये हमने क्या बनाया, आर्म में फिस्टुला या फिर ग्राफ्ट बनाया आर्म में। अगर कैथेटर है तो कैथेटर के भी आगे क्या होते हैं, 2 ल्यूमन होते हैं, इस तरह से 2 ल्यूमन होते हैं, एक आर्टीरियल ल्यूमन एक वीनस ल्यूमन। तो आर्टरी से ब्लड को ले लो और वीनस ल्यूमन के थ्रू वापस भेज दो। तो हम ब्लड कहाँ से लेते हैं, हम ब्लड लेते हैं आर्टरी से। तो ये क्या है, आर्टरी। अब यहाँ पर इसको ब्लू कलर में दिखाया गया आर्टरी को। ब्लू का मतलब है कि इसमें वेस्ट है अभी इस ब्लड में। तो ये आर्टीरियल ल्यूमन है, मीन्स आर्टरी से ये ब्लड, यहाँ पर नीडल इंसर्ट की जाएगी एंड देन आर्टरी से ब्लड ले लिया जाएगा। अब ब्लड ले रहे हैं आर्टरी से, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये क्या है, आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर। आर्टीरियल प्रेशर मॉनिटर क्या मॉनिटर कर रहा है कि जो भी आर्टरी से ब्लड आ रहा है उसके प्रेशर को मॉनिटर कर रहा है। उसके बाद ये है ब्लड पंप। ये सभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कंपोनेंट्स हैं डायलिसिस के। तो जो डायलाइजर जो मशीन है, पूरा जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो ये ब्लड पंप क्या करेगा, यहाँ से ये जो आर्टरी से ब्लड आ रहा है ये इसको ऊपर भेजेगा, तो ये ब्लड को पंप करेगा, डायलाइजर में भेजेगा। डायलाइजर में भेजने से पहले यहाँ पर और भी चीजें हैं। क्या चीजें हैं, सबसे पहले ये आप इंजेक्शन देख रहे हैं, ये इंजेक्शन किसका है, ये है हेपरिन पंप। ये हेपरिन पंप है। अब जब भी बॉडी से ब्लड को बाहर लिया गया, वैसे तो बॉडी में तो नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स हैं जो कि क्लॉट नहीं होने देते ब्लड को, लेकिन जब भी बॉडी से ब्लड लिया गया बाहर, ट्यूब में आ रहा है ना अब ये ब्लड ट्यूबिंग्स में, तो यहाँ पर तो कोई एंटीकोगुलेंट नहीं है, तो ब्लड क्या हो सकता है, क्लॉट हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, हेपरिन पंप लगा रहे हैं जो कि हेपरिन दे रहा है इसमें। तो इसमें हेपरिन, तो इसमें जब हेपरिन जाएगा ये इस ब्लड में, तो ब्लड क्या होगा, क्लोट नहीं होगा। तो ये हेपरिन क्या प्रिवेंट कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट कर रहा है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर क्या देख रही हो, यहाँ पर नॉर्मल सेलाइन अटैच है। तो नॉर्मल सेलाइन समटाइम्स, अब नॉर्मल सेलाइन के यहाँ बहुत फंक्शंस है। एक तो नॉर्मल सेलाइन के थ्रू हम क्या दे रहे हैं, हेपरिन भी दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। नॉर्मल सेलाइन के थ्रू और क्या हो सकता है कि नॉर्मल सेलाइन हम क्यों दे रहे हैं, ताकि ये ट्यूबिंग को फ्लश कर सके। जैसे आप कैनुला को फ्लश करते हो ना पहले, इस तरह से ट्यूबिंग्स फ्लश करने के लिए भी नॉर्मल सेलाइन पहले स्टार्ट किया जाता है, ताकि कोई एयर भी ना रह जाए, जो भी ट्यूबिंग्स है उसमें कोई एयर ना हो। दूसरी चीज, जब डायलिसिस हो जाती है उसके बाद भी नॉर्मल सेलाइन को स्टार्ट किया जा सकता है, ताकि जो भी ट्यूबिंग में जो ब्लड है वो वापस रिटर्न हो जाए पेशेंट की बॉडी में। अगेन एक और चीज इसमें हो सकती है कि मैंने आपको बताया था कि डायलिसिस के दौरान क्या हो सकता है, ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो सकता है। क्यों लो हो सकता है, डायलिसिस क्या करता है, एक्सेस फ्लूइड को रिमूव कर देता है बॉडी से। तो अगर एक्सेस फ्लूइड ज्यादा जल्दी रैपिडली रिमूव होता है बॉडी से, तो फ्लूइड जब बॉडी से बाहर जाता है तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, डाउन होता है। तो इससे क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। इसलिए जो नॉर्मल सेलाइन है वो रेडी किया गया ताकि इन केस ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो चल जाता है तो आईवी सॉल्यूशन दे सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हेपरिन का फंक्शन हो गया, ये हो गया नॉर्मल सेलाइन का। उसके बाद यहाँ पर एक और मॉनिटर लगा हुआ है, दैट इज इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर, कि डायलाइजर में जो भी आ रहा है उसका प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर मॉनिटर भी लगा है। अब ये है डायलाइजर, दिस इज डायलाइजर। अब डायलाइजर क्या है, ये मेन कोर है। कोर मीन्स ये सेंटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसने फिल्टर करना है ब्लड को, वो क्या है, ये डायलाइजर है। अब डायलाइजर में दो चीजें होती हैं, एक तो डायलाइजर में ब्लड जा रहा है, ठीक है, एक डायलाइजर में क्या जा रहा है, ब्लड जा रहा है। एक डायलाइजर में क्या है, डायलिसेट जा रहा है। डायलिसेट क्या है, डायलिसेट, ये दो आप कैंस देख रहे हो, बॉटल्स, इनमें क्या है, डायलिसेट है। अब डायलिसेट क्या होता है, डायलिसेट एक ऐसा स्पेशल सॉल्यूशन होता है जिसकी कॉम्पोजिशन को एडजस्ट किया जाता है। इसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी थोड़ी हमारी प्लाज्मा जैसी होती है, ब्लड जैसी होती है, लेकिन थोड़ी चेंज होती है। चेंज इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्लड से वेस्ट को बाहर निकालना है। तो ये डायलिसेट की जो कॉम्पोजिशन है ये थोड़ी डिफरेंट है। तो इसमें क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड ओस्मोसिस। तो डिफ्यूजन क्या है कि दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड की और डायलिसेट सॉल्यूशन की डिफरेंट है। तो डिफ्यूजन क्या है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट्स मूव करेंगे। तो डायलिसेट में क्या है, सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और ब्लड में क्या है, सॉल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सॉल्यूट कौन से, जो वेस्ट हैं, जैसे कि क्रेटिनिन हो गया, यूरिक एसिड
हो गया, BUN, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किस में ज़्यादा है, ब्लड में ज़्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, सो दिस इज, ये इस तरह से होता है, ये है डायलाइजर सपोज, एंड इस तरफ क्या है, डायलिसेट है, और इस तरफ क्या है, ब्लड है डायलाइजर में, और ये बीच में इनको सेपरेट कौन कर रहा है डायलाइजर में, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी कि जब भी सॉल्यूट्स इधर से उधर मूव करेंगे तो कुछ पार्टिकल मूव करेंगे, कुछ चीजें मूव नहीं करेंगी। तो क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, सपोज दिस इज ब्लड एंड दिस इज डायलिसेट, तो हायर कंसंट्रेशन जो वेस्ट की है वो कहाँ है, ब्लड में है, तो ब्लड से वो किधर मूव करेगी, डायलिसेट की तरफ मूव करेगी, जब तक कि दोनों में सेम लेवल नहीं हो जाता, जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता। तो इससे क्या होता है, डायलिसेट में खुद से जो कॉम्पोजिशन मेंटेन की जाती है, जो डॉक्टर्स मेंटेन करते हैं, वो क्या करते हैं, लो करते हैं वेस्ट की, ताकि ब्लड से वो मूव हो जाए डिफ्यूजन के थ्रू डायलिसेट में जो भी एक वेस्ट पार्टिकल्स हैं। उसके बाद आता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है कि ये जो ब्लड साइड है, ये ब्लड साइड एक पॉजिटिव प्रेशर डाला जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डाला जाता है ब्लड की साइड, ताकि जो भी एक्सेसिव वाटर है वो डायलिसेट में मूव कर जाए, डायलिसेट में मूव कर जाए। इससे क्या होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन से जो भी वाटर है एक्सेसिव वो डायलिसेट में मूव कर जाएगा। ऑस्मोसिस में भी यही होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू भी जो भी एक्सेसिव वाटर है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होता है। तो तीन प्रिंसिपल यहाँ पर वर्क करते हैं। तीन प्रिंसिपल कौन सी है, फर्स्ट इज डिफ्यूजन, जिसके थ्रू जो भी वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है एक्सेस, वो रिमूव हो जाएंगे डायलिसेट में। दूसरा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू जो भी एक्सेसिव वाटर होगा वो मूव हो जाएगा डायलिसेट में ब्लड से। तीसरा ऑस्मोसिस, सेम जो भी वाटर होगा एक्सेस वाटर वो डायलिसेट में मूव हो जाएगा। तो इस तरह से ये डायलाइजर वर्क करता है, और इसके बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि ब्लड और डायलिसेट को सेपरेट कर रही है। ये क्या है, फ्रेश डायलिसेट है। फ्रेश डायलिसेट मींस जिसकी अभी कॉम्पोजिशन मेंटेन की है, अभी इसमें कुछ भी ब्लड से नहीं गया है, तो वो इस तरफ जाएगा, डायलाइजर में जाएगा। ये यहाँ पर डायलाइजर की ये एंट्रेंस है, यहाँ से फ्रेश डायलिसेट इस वाले कैन से एंटर कर रहा है। अब यहाँ पर डायलाइजर में ये मूव करेगा। अब कैसे मूव करेगा कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, डायलिसेट और ब्लड, डायलिसेट सॉल्यूशन और ब्लड दोनों काउंटर फ्लो होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, जिससे अच्छे से डायलिसिस होगी। तो उसके बाद क्या होगा, जो भी अब एक्सचेंज हो गया डायलिसेट और ब्लड में, तो ब्लड से एक्सेसिव वेस्ट एंड एक्सेसिव फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो भी थे एक्सेसिव, वो सभी रिमूव होकर किस में आ गए, ये जो डायलिसेट के जो आउटर, अब ये आउटसाइड आ रहा है ये वाला डायलिसेट। ये डायलिसेट क्या है, ये वो वाला डायलिसेट है जिसमें जो भी एक्सेस फ्लूइड है और एक्सेसिव वेस्ट है वो सभी इसमें है। तो यहाँ से डायलिसेट एंटर होता है, ब्लड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, एंड यहाँ पर ये आ गया जो भी वेस्ट वाला डायलिसेट है जिसमें अब वेस्ट और एक्सेसिव फ्लूइड मिक्स हो गया है। तो यहाँ पर ये भी प्रिंसिपल आपको याद रखना है कि जो ब्लड है वो इधर मूव कर रहा है, तो डायलिसेट किधर मूव कर रहा है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसके बाद ये ब्लड, अब यहाँ पर कलर चेंज हो गया, ब्लड का रेड कलर आ गया। रेड कलर मतलब कि इस ब्लड में अब वेस्ट नहीं है, ये फिल्टर हो गया। अब ये जो ब्लड है यहाँ पर क्या है, वीनस प्रेशर मॉनिटर, और यहाँ पर एयर ट्रैप और एयर डिटेक्टर भी है। तो यहाँ पर वेनस प्रेशर, क्योंकि अब वेन में जाना है ब्लड ने रिटर्न होकर, तो वीनस प्रेशर मॉनिटर वेन के प्रेशर को मॉनिटर कर रहा है, प्लस यहाँ पर ही एयर ट्रैप और एयर डिटेक्टर है, जो कि क्योंकि अब ब्लड क्या है, पेशेंट में वापस जाना है, तो वहां पर कोई भी एयर एम्बोलिज्म, एयर नहीं होनी चाहिए। अगर होगी यहाँ पर तो ये एयर डिटेक्टर यहाँ पर एयर को डिटेक्ट कर लेगा और मशीन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो उसको ठीक करो एंड देन दोबारा से मशीन चलेगी। अब ये जो क्लीन ब्लड है वो वेन में भेजा जाता है, वेन से पेशेंट में रिटर्न हो जाता है। अब वेन के थ्रू वो सर्कुलेशन में चला जाएगा एंड देन पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर एक तो डायलिसिस पढ़ा। डायलिसिस क्या है, ये पूरा प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड, प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग excessive waste, excessive fluid from the blood, that is dialysis। ये पूरा डायलिसिस का प्रोसीजर है। डायलाइजर क्या है, डायलाइजर इज द मशीन विच इज फिल्टरिंग द ब्लड विच हैज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डायलाइजर में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ब्लड को हम फिल्टर कर रहे हैं, दैट इज डायलाइजर मशीन।
डायलाइजर। और क्या पढ़ा था हमने, डायलिसेट। डायलिसेट क्या है, डायलिसेट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, स्पेशल सॉल्यूशन है जिसकी कॉम्पोजिशन को एडजस्ट किया जाता है एंड जिसके थ्रू क्या हो रहा है कि 3 प्रिंसिपल्स हो रहे हैं, डिफ्यूजन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड ऑस्मोसिस। एंड ये जो डायलिसेट है ये क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है ब्लड की फॉर इफेक्टिव डायलिसिस। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस। सबसे पहले था डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, सिंपली कि यहां पर मैंने बताया कि ये जो डायलाइजर है इसमें क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक साइड डायलिसेट है और दूसरी साइड क्या है, ब्लड है, ब्लड। तो डिफ्यूजन क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट्स मूव कर रहे हैं, मींस सोल्यूट कौन से हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब। ये क्या है, एन एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। कहां से मूव करें, हायर कॉन्सेंट्रेशन से। हायर कॉन्सेंट्रेशन किस में है, ब्लड में है ना अभी, क्योंकि ब्लड क्या है, फिल्टर नहीं हो रहा, तो उसी को तो फिल्टर करें, तो ब्लड में अभी हाई कॉन्सेंट्रेशन है वेस्ट की। वो कहाँ की तरफ मूव करेगा, टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, डायलिसेट की तरफ मूव करेगा थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑफ द डायलाइजर। डिफ्यूजन स्टॉप्स वंस इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। और ये स्टॉप कब हो जाएगा, जब दोनों साइड सेम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, तो ब्लड से क्या है, जो एक्सेसिव जो कि वेस्ट है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड प्रेशर। इसमें हम क्या करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करते हैं टू द ब्लड साइड ऑफ द फिल्टर। ब्लड साइड की तरफ पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया जाता है मशीन में, पुशिंग वाटर एंड स्मॉल सोल्यूट। इसमें क्या है, बेसिकली जो भी एक्सेसिव वाटर है वो मूव हो जाएगा डायलिसेट में। यूरिया एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसेट। कुछ सोल्यूट जैसे कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी मूव हो जाएंगे, बट ये स्पेशली वाटर जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन के थ्रू मूव होता है डायलिसेट में ब्लड से। ऑस्मोसिस में भी जो एक्सेस फ्लूइड है वो ब्लड से डायलिसेट की तरफ मूव हो जाता है। ब्लड इधर ज्यादा है, ब्लड से वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में हायर है, तो वो डायलिसेट की तरफ मूव हो जाती है। तो ये 3 बेसिक प्रिंसिपल है। उसके बाद आता है काउंटर करंट फ्लो। काउंटर करंट फ्लो क्या है कि जो डायलिसेट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, किसके, ब्लड के, विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ डायलिसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, इसकी साइज एंड शेप, इसकी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन जो भी डायलिजर में यूज होती है वो क्या है, और इफेक्टिव बनाता है हीमोडायलिसिस को। उसके बाद आता है कॉम्पोजिशन ऑफ डायलिसेट वर्सेस प्लाज्मा। अब जो डायलिसेट जो सॉल्यूशन हमने पढ़ा है स्पेशल, इसकी कॉम्पोजिशन थोड़ी सी स्लाइटली प्लाज्मा से डिफरेंट होती है। जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले आप ये देखिए, सोडियम होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड ग्लूकोज। सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन डायलिसेट और प्लाज्मा में सेम होती है, जिससे ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है। उसके बाद पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्लाज्मा से कम रखा जाता है डायलिसेट में, ताकि जो भी एक्सेसिव प्लाज्मा में पोटेशियम है, ब्लड में पोटेशियम है, वो डायलिसेट में चला जाए, और जो हाइपरकैलेमिया है उसको प्रिवेंट करने के लिए, पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए, तो ये क्या करता है, एक्सेसिव पोटेशियम को रिमूव करने के लिए डायलिसेट में पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम का भी कॉन्सेंट्रेशन डायलिसेट में क्या है, कम है, एंड प्लाज्मा में ज्यादा है। तो ये किस लिए है, टू रेगुलेट बोन हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए, कि बहुत ज्यादा लो कैल्शियम ना हो जाए बॉडी में, हाइपोकैल्सीमिया ना हो जाए। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का लेवल भी लो है, प्लाज्मा में ज्यादा है, ताकि जो भी एक्सेसिव मैग्नीशियम है वो डायलिसेट में आ जाए। तो जो कैल्शियम का लेवल है वो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया को प्रिवेंट करता है। ऑल्सो ये जो लेवल्स हैं ये रेगुलेट किए जा सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। ये जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियन हैं, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट का जो ब्लड में जो लेवल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। उसके बाद टू रिमूव एक्सेसिव पोटेशियम रिमूव करने के लिए, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, मैग्नीशियम आएगा, एक्सेसिव मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए। उसके बाद आता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, तो बेस का लेवल डायलिसेट में ज्यादा रखा जाता है एंड प्लाज्मा में कम रखा जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाती है, इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में। तो वेस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है तो एसिडिक कंडीशन हो जाती है। एसिडिक कंडीशन को ठीक कैसे करते हैं, वो बेस को बढ़ाना पड़ेगा, तो बेस का लेवल डायलिसेट में ज्यादा रखा जाता है ताकि बाइकार्बोनेट इधर मूव करे एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस करेक्ट हो सके। उसके बाद क्लोराइड का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, तो ये सभी जो लेवल्स हैं ये एडजस्ट किए गए हैं एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद की कंपोनेंट्स आते हैं हीमोडायलिसिस मशीन के। सबसे पहले हमने डायलाइजर पढ़ लिया,
आर्टिफिशियल किडनी भी हम इसको बोलते हैं। ये कोर कंपोनेंट है हीमोडायलिसिस मशीन का। ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द पेशेंट बॉडी थ्रू वस्कुलर एक्सेस। ब्लड को लिया जाता है वस्कुलर एक्सेस से, चाहे वो फिस्टुला है, ग्राफ्ट है या कैथेटर है, एंड पम्प्ड इनटू द डायलाइजर। डायलाइजर में डाला जाता है। अभी हमने देखा पीछे डायग्राम में कैसे डाला गया। कंटेन सीरीज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, डायलाइजर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट और एक्सेस फ्लूइड क्या होता है, फिल्टर होता है। उसके साथ क्या वर्क करता है, डायलिसिस। डायलिसेट क्या है, यूनिक फ्लूइड है जो कि ऑपोजिट साइड ऑफ दीज मेम्ब्रेन, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके ऑपोजिट साइड पे सर्कुलेट कर रहा है, इसके ऑपोजिट साइड है। तो ब्लड और डायलिसेट के बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड फ्लूइड पास थ्रू द मेम्ब्रेन्स इनटू द डायलिसेट। जो भी ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, एक्सेसिव फ्लूइड होगा, वो डायलिसेट में चला जाएगा, जो कि इसेंशियल सब्सटेंसेस है जैसे कि आरबीसीज और प्रोटीन, वो ब्लड में ही रहेंगे क्योंकि वो इतने बड़े हैं, वो मेम्ब्रेन से पास ही नहीं होंगे। उसके बाद डायलिसिट क्या है, ब्लड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ब्लड पंप क्या करता है, ब्लड पंप जो भी पेशेंट की बॉडी से जो ब्लड लेना है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड पुशिंग इट थ्रू द डायलाइजर एट अ कंट्रोल्ड रेट। और डायलाइजर में ये ब्लड को भेजता है कंट्रोल्ड रेट पर ताकि अच्छे से फिल्ट्रेशन हो जाए और सेफ रेट पर हो। डायलिसेट पंप क्या करता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ डायलिसेट थ्रू डायलाइजर। जो डायलिसेट आ रहा है डायलाइजर में, उसके लिए भी एक पंप होता है डायलिसेट पंप, जो कि डायलिसेट को कंट्रोल करता है उस सॉल्यूशन को। दूसरा हेपरिन पंप। हेपरिन पंप क्या करता है, क्लोटिंग ना हो ब्लड में क्योंकि वो ट्यूब्स में फ्लो कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करता है। फ्लूइड रिमूवल सिस्टम ऑल्सो नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ा था। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से क्या होता है कि जो फ्लूइड रिमूव हो रहा है पेशेंट के ब्लड से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आप याद रखना, ये सेकेंड प्रिंसिपल भी है कि इसके थ्रू क्या किया जाता है कि फ्लूइड को रिमूव किया जाता है ब्लड से और डायलिसेट में उसको भेजा जाता है। तो अगर सपोज हाइपोटेंशन होगी है पेशेंट को, ब्लड प्रेशर लो हो गया है ड्यूरिंग डायलिसिस, तो इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के रेट को स्लो कर देते हैं ताकि फ्लूइड क्या है, थोड़े स्लो रेट पर हम रिमूव करें ब्लड से, ताकि सडन हाइपोटेंशन ना हो। एयर डिटेक्टर क्या करता है, कोई एयर बबल तो नहीं है ब्लड में तो उसको डिटेक्ट करेगा। अगर डिटेक्ट कर लिया तो स्टॉप हो जाएगा मशीन। टेम्परेचर कंट्रोल। नाउ वन मोर थिंग, ये जो डायलिसेट होता है, डायलिसेट का जो टेम्परेचर है ये थोड़ा वार्म रखा जाता है। तो बॉडी का हमारा टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसके आसपास रखा जाता है डायलिसेट का टेम्परेचर, ताकि बॉडी में ये कूलिंग ना करे जाकर, तो ये वार्म ही रहे। तो इसको वार्म किया जाता है डायलिसेट के सॉल्यूशन को। अब क्या होता है कि डायलिसेट क्योंकि वार्म होता है तो ड्यूरिंग डायलिसिस क्या है, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक रेज हो सकता है। सो विच इज अ कॉमन थिंग, ये कॉमन थिंग है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये थोड़े टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है। तो टेम्परेचर कंट्रोल क्या करता है, डायलिसेट को वार्म रखता है। दूसरा है कंडक्टिविटी सेंसर। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करने के लिए भी सेंसर लगे होते हैं। दूसरा है अलार्म सिस्टम मतलब अगर कोई ब्लड प्रेशर में, क्योंकि जब पेशेंट की डायलिसिस हो रही है साथ में ही बीपी मॉनिटर, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब भी अटैच है, सब भी पेशेंट का मॉनिटर किया जा रहा है कि उसका बीपी बहुत ज्यादा लो तो नहीं जा रहा है या फिर डिसरिथमियाज तो नहीं हो रहे, अरिथमिया, इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा इम्बैलेंस तो नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट रिमूव तो नहीं होंगे, तो उससे भी प्रॉब्लम है। तो क्या होता है कि ये अलार्म सिस्टम तब बजते हैं जब अगर बीपी में कोई चेंजेस हैं, अगर ब्लड फ्लो में कोई ब्लॉकेज होगी या रेस्पिरेटरी रेट चेंज हो गया या फिर डायलिसेट की अगर कॉम्पोजिशन में कोई मेजर चेंजेस हैं या फिर इश्यूज हैं। उसके बाद आती है इसकी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोडायलिसिस से कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जैसे कि हाइपोटेंशन। जैसे डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस क्या करता है, एक्सेसिव फ्लूइड को रिमूव कर देता है जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर लो जा सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। हाइपोटेंशन की मैनेजमेंट कैसे करते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस, सबसे पहले तो एंटी हाइपरटेंसिव्स जो भी ड्रग्स होते हैं जो कि अगर पेशेंट ले रहा है अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, तो वो उस दिन क्या कर देते हैं, विदहेल्ड कर देते हैं, मतलब उसको रोक देते हैं कि वो मत ले, क्योंकि अगर वो ले लिए तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा लो चला जाएगा। दूसरा, हाइपोटेंशन अगर हो रही है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का रेट स्लो कर देते हैं, मीन्स कि जो डायलिसिस जो कि फिल्टर कर रहा है ब्लड को, डायलाइजर, वो क्या है, धीरे से फिल्टर करे कि उसका जो रेट है वो थोड़ा कम कर देंगे कि वो फ्लूइड को आराम से रिमूव करे। सडनली उस फ्लूइड को अगर रिमूव करते हैं तो सडन हाइपोटेंशन हो सकती है, तो वो फिल्ट्रेशन रेट स्लो कर देते हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए डायलिसिस रोक देते हैं। दूसरा, आईवी सॉल्यूशन दे सकते हैं हम, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं।
ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन क्या होता है, लेग्स को एलिवेट कर देते हैं एज कम्पेयर टू हेड। हेड लो लेवल पे रहता है, लेग्स एलिवेट रहती हैं, जिससे जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बहुत सीवियर है तो वेजोप्रेसर देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। सो फर्स्ट कॉमन इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपोटेंशन। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, ज़्यादा ही पोटेशियम को रिमूव कर दिया, ज़्यादा ही सोडियम को रिमूव कर दिया, अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा कम हो गए तो मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं। नोजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। हेडेक और डिजीनेस हो सकती है अगर ब्लड प्रेशर बहुत लो चला गया। वेरी इंपॉर्टेंट, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, इम्बैलेंस। तो क्या होता है इसमें, बेसिकली जब भी हम डायलिसिस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी और ब्रेन दोनों चीजें हैं। जो ब्रेन है वहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर भी है, तो बॉडी से जो वेस्ट है वो तो रिमूव हो जाता है जल्दी, लेकिन जो ब्रेन है वहां से जो वेस्ट है वो थोड़े टाइम बाद रिमूव होता है। तो एक टाइम ऐसा क्या आता है, क्योंकि ब्रेन से धीरे धीरे वेस्ट रिमूव होगा, एकदम से नहीं होगा डायलिसिस के दौरान, तो एक टाइम क्या आएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा कि बॉडी से तो वेस्ट निकल गया लेकिन ब्रेन में अभी भी वेस्ट है, वहां से ब्रेन वेस्ट जो है क्लियर नहीं हुआ। तो क्या होगा, जो बॉडी है वहां से जो वाटर है वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा ब्रेन की तरफ। जब वाटर ब्रेन की तरफ मूव होगा तो ब्रेन में क्या हो जाएगी, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एडीमा। ब्रेन में एडीमा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, जिसके कारण कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि पर्सन कंफ्यूज, हेडेक रहता है उसको, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है पर्सन को, इवन सीजर्स आ सकते हैं, और सीवियर केसेस में कोमा में भी पर्सन जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। तो अगर डीडीएस होता है, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, तो क्या करते हैं कि डायलिसिस के प्रोसेस को स्लो किया जाता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन को स्लो किया जाता है। सीवियर केसेस में क्या किया जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर किए जाते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो कि अराइज हो सकती है ड्यूरिंग डायलिसिस। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म, इसमें क्या आएंगे, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है वेस्कुलर एक्सेस साइट पे, जो भी वेस्कुलर एक्सेस बनाया, चाहे एवी फिस्टुला है, ग्राफ्ट या कैथेटर, वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है। एक्सेस फेलियर और क्लोटिंग, जो एक्सेस बनाया वो फेल भी हो सकता है, वहां पर क्लोट हो सकता है। अब ये कैसे चेक करते हैं कि वहां पर अगर वो फेल हो गया है या क्लोट बन गया है, तो अगर एवी फिस्टुला या ग्राफ्ट है तो हम वहां पर क्या चेक करते हैं, थ्रिल एंड ब्रूइट को चेक करते हैं। तो थ्रिल क्या है, हम पाल्पेट करते हैं, जो भी वेस्कुलर एक्सेस की साइट है वहां पर फिंगर्स रखकर पाल्पेट करते हैं, और जो ब्रूइट है उसको हम ऑस्कल्टेट करते हैं स्टेथोस्कोप के साथ। इसको भी आप डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। दूसरा क्या है, एनीमिया हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। क्यों, क्योंकि अगर एरिथ्रोपोइटिन बाहर से नहीं दे रहे तो डायलिसिस क्या कर रहा है, सिर्फ वेस्ट को और वाटर को रिमूव कर रहा है, वो एरिथ्रोपोइटिन नहीं दे रहा। तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा क्योंकि किडनीज वर्क नहीं करी, तो एनीमिया हो सकता है। दूसरा है बोन डिसऑर्डर, अब किडनीज वर्क नहीं करी तो कैल्शियम और फॉस्फेट का जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो सकता है, ऑल्टर्ड हो सकता है, क्योंकि किडनीज क्या करती हैं, फॉस्फोरस और ये कैल्शियम इनको भी रेगुलेट करती हैं। तो बोन डिसऑर्डर हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म में फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बोन्स वीक हो सकती हैं। उसके बाद आता है नर्सिंग केयर लास्ट में। अब क्या क्या केयर की ज़रूरत होती है हीमोडायलिसिस के दौरान, सबसे पहले डाइट, जो भी हीमोडायलिसिस पर पेशेंट होते हैं या फिर जनरली डायलिसिस पर पेशेंट होते हैं जिनकी जो किडनी है वो वर्क नहीं कर रही, तो ऐसे पेशेंट को किडनी फ्रेंडली डाइट दी जाती है। किडनी फ्रेंडली डाइट क्या होती है, सबसे पहले पोटेशियम, फॉस्फेट और सोडियम और प्रोटीन, इन सब का लेवल क्या होता है, लो पोटेशियम डाइट। पोटेशियम किस में होता है, स्पिनिच में होता है, बनाना में होता है, ऑरेंज में होता है, टोमेटो, पोटैटो, इनमें क्या होता है, पोटेशियम होता है, तो ये रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फॉस्फेट कम किए जाते हैं। फॉस्फोरस किस में होता है ज़्यादा, मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है, नट्स में होता है। सोडियम लो किया जाता है, सोडियम जो सॉल्ट है उसका इंटेक कम करना होता है, 1500 मिलीग्राम्स के अराउंड पर डे सोल्ट लेना होता है। प्रोटीन इंटेक भी कम करना होता है, जितना ज़्यादा प्रोटीन लेगा किडनी फेलियर वाला पेशेंट उतना ज़्यादा वेस्ट बनेगा बॉडी में, तो प्रोटीन इंटेक भी कम करना होता है। फ्लूइड कम करना होता है, उसको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है, कितना फ्लूइड लेना होता है, अराउंड 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड, उसके आसपास जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट है उनको फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होती है, तो इतना ही फ्लूइड वो ले सकते हैं पर डे। असेस वाइटल साइंस एंड वेट, जो वाइटल साइंस है पहले भी असेस किए जाते हैं डायलिसिस होने से पहले, जैसे कि ब्लड प्रेशर क्या है, बेसलाइन ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट क्या है, एंड ड्यूरिंग डायलिसिस भी एवरी 15 to 30 मिनट्स चेक होते हैं, पोस्ट डायलिसिस भी।
वेट को चेक किया जाता है। सबसे पहले डायलिसिस से पहले एक बेसलाइन वेट लिया जाता है, फिर डायलिसिस के बाद डायलिसिस के बाद वेट लिया जाता है कि कितना रिड्यूस हुआ है। उसके बाद मेडिकेशंस हमने पेशेंट को एजुकेट करनी है कि जो भी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन जैसे कि फॉस्फेट बाइंडर्स की फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज ना हो बॉडी में, और जो भी वाइटामिन हैं जैसे कि विटामिन डी, तो ये सभी पेशेंट को बोलना है कि आप रेगुलरली लें। उसके बाद विद होल्ड एंटी हाइपरटेंसिव, क्योंकि हीमोडायलिसिस में हाइपरटेंशन हो सकता है तो एंटी हाइपरटेंसिव्स विद होल्ड किए जाते हैं। एंड उसके बाद भी डायलिसिस के बाद भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है एंड सब नॉर्मल है तो उसके बाद दोबारा से एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सेस वेस्कुलर साइट, जो भी वेस्कुलर साइट है, फिस्टुला, ग्राफ्ट, कैथेटर, सभी को मॉनिटर करना है फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन। मॉनिटर द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव्ड, कितना रिमूव किया गया फ्लूइड वो भी सब कैलकुलेट होता है, रिकॉर्ड होता है। उसके बाद अगर आपको एक्सेस करना है साइट को फॉर क्लोटिंग कि जो ब्लड फ्लो है वो प्रॉपर है या नहीं फिस्टुला या फिर ग्राफ में, तो आप थ्रिल ब्रूड से चेक करते हैं। एक्सरसाइज, लाइट फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है जो भी किडनी फेलियर के पेशेंट है। हैवी एक्सरसाइज या फिर लिफ्टिंग करना, हैवी लिफ्टिंग स्पेशली जो भी वेस्कुलर एक्सेस वाली आर्म होती है वो बिल्कुल अवॉइड की जाती है। स्लाइट राइज इन टेम्परेचर इज कॉमन ड्यूरिंग डायलिसिस, डायलिसिस के दौरान मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज होता है, अप टू 1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, क्योंकि जो डायलिसेट है वो वार्म होता है, इसलिए क्योंकि डायलिसेट वार्म है तो वो ब्लड के साथ वो फिल्ट्रेशन के कारण ब्लड भी जब रिटर्न होता है बॉडी में तो वो स्लाइटली उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का, तो ये कॉमन है। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री से ज़्यादा रेज हो रहा है सो दैट इंडिकेट्स इन्फेक्शन। So I hope आपको हीमोडायलिसिस क्लियर हुआ हो। If you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.